नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि जगत। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। पर बीते कुछ वर्षों से हमारे पृथ्वी का बढ़ते तापमान से कृषि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से न केवल हमारे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, साथ ही जो कीट पतंगे हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय बहुत खास रहेगा। आज हम बात करेंगे बढ़ते तापमान के कारण सब्जी की खेती में प्रभाव, और इसी खास विषय पे आज हमारे बहुत ही खास मेहमान वासु भनोट जी, जो कि एक शोधकर्ता हैं और वर्तमान में डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से अपना शोध की पढ़ाई कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया। जी वासु जी, जब भी हम बात करते हैं बढ़ता तापमान, अक्सर हमारे मन में सवाल आता है और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो तापमान है बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आखिर इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं जो हमें इसकी जो समस्या देखने के लिए मिल रही है? जी बिल्कुल, किसी भी चीज़ का प्रभाव जानने से पहले उसका कारण जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पहले तो तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं तापमान होता क्यों है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, धरती पे जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मुख्य एनर्जी का स्रोत है, वो हमारा सूरज होता है। सूरज से हमें सोलर रेडिएशंस आती हैं। ये सोलर रेडिएशंस शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, छोटी तरंगों वाली किरणें होती हैं। तो जैसे ही ये सोलर रेडिएशंस धरती की तरफ आती हैं, इनमें मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं। जैसी वो धरती पर आएंगी, धरती के सरफेस पर टकराते ही वो वापस चल जाती हैं। जैसे शॉर्ट वेव आई, शॉर्ट वेव टकरा कर चली गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसका कोई भी प्रभाव तापमान पे नहीं होता है और अधिकांश किरणें ऐसे ही चली जाती हैं। उसके बाद कुछ किरणें जो बच जाती हैं, सोलर रेडिएशंस धरती पर टकराकर धरती उन्हें अब्जॉर्व कर लेती है। तो जैसे ही धरती इनको अब्जॉर्व करती है, धरती का तापमान बढ़ने लगता है। तो धरती का तापमान जब बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक जब वो पहुंच जाता है, उसके बाद धरती भी एमिशन करना शुरू करती है रेडिएशन का। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं, बड़ी तरंगों वाली किरणें होती हैं और इन्हीं का प्रभाव हमारे तापमान पर होता है। अब कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको इतिहास के पीछे ले चलता हूं थोड़े पन्नों में। जब हमारी धरती बनी थी, धरती तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हेडन पीरियड बोलते हैं। तो जब धरती बनी थी, उसके वातावरण में कोई भी गैसेस नहीं थी। वैसे तो हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन थी, बट जो हाइड्रोजन और हीलियम थी उसका जो डेंसिटी था वो बहुत कम था। तो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी उस पर इतनी एक्ट नहीं कर पाई और वो निकल गई। और जो मेरा मीथेन और अमोनिया था, सूर्य की किरणें इतनी तेज थी कि उन्होंने उसको निकाल दिया। तो अब देखें क्या हो रहा है, फिनोमिना तो वही है। सूरज से मुझे सोलर रेडिएशन आई, कुछ टकरा कर वापस चली गई, कुछ धरती ने अब्जॉर्व कर ली। अब्जॉर्व करने के बाद धरती ने लॉन्ग वेव रेडिएशन जब एमिट करी, तो दिन के समय में जब अब्जॉर्व करी तो तापमान बहुत तेज हो गया। और जैसे वो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जाने लगी तो धरती का तापमान ठंडा होने लगा। तो किसी समय में धरती पर तापमान दिन का बहुत तेज होता था और रात का बहुत ठंडा होता था। अब थोड़ा भविष्य में आगे चलते, इतिहास में थोड़ा आगे चलते हैं। 3.5 to 2.5 बिलियन अगो इसे हम आर्कियन पीरियड बोलते हैं। अब इसमें क्या था, धरती के वातावरण में गैसेज आ गई थी। अब धरती के गैसेज कैसे आई? इस समय धरती में ज्वालामुखी फट रहे थे। ज्वालामुखी फट रहे थे मतलब धरती ठंडी हो रही थी, हमारी कंडेंसेशन हो रही थी, वाटर वेपर बन गए। तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, मीथेन आ गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड आ गई। अब फिनोमिना तो वही है, सूरज से हमें किरणें आ रही हैं, सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव इन नेचर है, टकरा के चलेगी वापस, शॉर्ट वेव आई, शॉर्ट वेव चलेगी। धरती ने कुछ अब्जॉर्व कर ली तो धरती का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, एब्सोल्यूट जीरो अचीव किया धरती ने, अब लॉन्ग वेव रेडिएशन जाने लगी। अब देखें, पहले तो वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही थी उनके बीच में कुछ भी नहीं था, तो वो आराम से निकल जाती थी। अब क्या है, अब बीच में गैसेज आ चुकी हैं हमारे। तो जैसे ही लॉन्ग वेव रेडिएशंस बाहर जाने लगती हैं, एमिट होती हैं, इनको ये गैसेज ट्रैप कर लेती हैं। अब ये ट्रैप क्यों करती हैं, वैसे तो ये केमिस्ट्री का विषय है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक है, फिर भी मैं आपके श्रोताओं के लिए बता देता हूँ। इनका कुछ मॉलिक्यूलर बैंड ऐसा होता है, इनमें एटम्स होते हैं, ये एटम रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं, तो ये वाइब्रेशंस कॉज कर देते हैं। अब ये क्या होगा, एक वाइब्रेशन में इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को अब्जॉर्व कर लेंगे और एक वाइब्रेशन में एमिट करेंगे। तो इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस का इन गैसेस के द्वारा ट्रैप किया जाना और री रेडिएट करना, इसकी वजह से धरती का तापमान
बढ़ रहा है, मतलब ये अच्छा तापमान है। ये सब चीज़ें कुदरत के द्वारा भी हो रही हैं, तो हम इसे कहते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? अगर ये नहीं होगा तो हमारे धरती का तापमान -19 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जिसमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अभी यह है तो हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं इतिहास में, 18वीं और 19वीं सदी में। इस समय औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इंग्लैंड के क्षेत्रों से शुरू हुआ, फिर यूरोप में चला गया, फिर नॉर्थ अमेरिका में चला गया। हम मैन लेबर से अपनी मशीन लेबर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें हमने इंडस्ट्रीज लगाई, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो गई। मतलब अब ये जो गैसेस कुदरत के द्वारा वातावरण में आ रही थी, अब मानव जाति ने भी इनको कुदरत में डालना शुरू कर दिया। अब इन गैसेस की मात्रा बढ़ चुकी है। अब ये गैसेस ज़्यादा हो गई हैं तो स्वाभाविक वो जो फिनोमिना है, संचलन है, वो तो वही चल रहा है। सूरज से किरणें आती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, अब्जॉर्ब हुई। अब क्योंकि गैसेस की मात्रा बढ़ गई है तो ये ट्रैपिंग भी बढ़ गई है, और हमारा तापमान इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। एक साइंटिस्ट थे मिलिंकोविच। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी काम किया, और इन्होंने बताया कि जो धरती जो चक्कर लगा रही है सूरज के पास, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। मतलब जो अगर आप सर्कल है उसको दोनों हिस्सों से दबा देते हैं तो दो कोने बन जाते हैं मेरे। तो अब क्या होता है, इस ऑर्बिट की वजह से जो मेरी धरती है सूरज के किसी टाइम पे बहुत पास पहुंच जाती है। वो होता है 3 जनवरी का दिन। इस समय धरती और सूरज के बीच में सबसे कम दूरी होती है, और 23% सबसे 23% से ज़्यादा सोलर रेडिएशन आती हैं। 4 जुलाई तक पहुंचते धरती और सूरज के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, और सोलर रेडिएशन कम आती है। तो जब सोलर रेडिएशन में फ़र्क आ जाएगा तो हमारे तापमान में भी फ़र्क आएगा। दूसरी बात उन्होंने बहुत अहम कही कि जो धरती है वो सीधी नहीं है, उनका तिरछापन है, एक तरह पे झुकाव है 23.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ये जो झुकाव है, और जिस क्षेत्र का मध्य रेखा आ जाती है, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर आता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, जो हिस्सा ज़्यादा झुकाव रखेगा सन के प्रति, उसका वहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन आ जाएगी। तो एक इन्होंने ये भी कारण बताया तापमान में वृद्धि का। तीसरा एक और इन्होंने अहम बिंदु बताया, जो धरती अपने एक्सिस पर घूम रही है वो बड़े यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे अगर आप एक सिक्का ले और सिक्के को अपने हाथ से घुमा दे तो झटका लगा के घूमता है वो, वैसे ही धरती अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखने को मिलती है और तापमान में वृद्धि होती है। तो ये 2 मुख्य कारण थे इतिहास में और भविष्य में जो देखे गए, जो हमारे तापमान में वृद्धि के आज बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। वासु जी, आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमें बताया कि आखिर क्या क्या कारण है जो हमारे आज के समय में बढ़ता टेम्परेचर को प्रभावित कर रहे हैं। वासु जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही अलग अलग तरह का है। हमारे हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाके भी हैं, पर्वतीय इलाके भी हैं। तो क्या हर क्षेत्र में सामान्य तौर पे जो तापमान की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है हमें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो तापमान में वृद्धि है वो कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करती है। हो सकता है साउथ के हिस्से में ज़्यादा हो रहा है, नॉर्थ में कम हो रहा है। ये सीज़न के हिसाब से भी वेरी करता है। हो सकता है विंटर के मौसम में ज़्यादा वो टेम्परेचर है और समर में मेरा कम आ रहा है। और कई बार ये भी देखा गया है कि राइज ग्रेजुअल होता है। जैसे हर महीना मैं आपको बोलूँ एक मशवरे के तौर पर कि 1-1 डिग्री बढ़ रहा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि एक हफ्ते में 4 डिग्री बढ़ गया और अगले हफ्ते में 3 डिग्री कम हो गया। तो एक्सिलरेटेड हीटिंग भी होती है, ग्रेजुअल भी होती है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करता हूँ, हिमालयन रेंजेस के हिस्सा हैं हम, वेस्टर्न हिमालयाज के पार्ट हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी रेंजेस हैं, पीर पंजाल है, उसके नीचे धौलाधार है, उसके नीचे शिवालिक आ जाती है। इन रेंजेस के बीच में हमारे पास बर्फ से ढके हुए पर्वत भी हैं, वैलीज भी आ जाती हैं। अब देखें, अब हम जब भी कंबशन एक्टिविटी करते हैं, कंबशन एक्टिविटी चाहे हम इंडस्ट्रीज में करें चाहे अपने घर में कर रहे हैं, जैसे घर पे हैं बुखारियां बहुत हैं, आप शिमला के किसी भी क्षेत्र में चल जाएं वहाँ पे बुखारियां लगती हैं, हम वहाँ पर लकड़ी लगाकर उस बुखारी को जलाते हैं। तो और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कई बार चीज़ों को जलाना पड़ता है, तापमान देना पड़ता है। तो जो कंबशन एक्टिविटी होती है ये कभी भी एफिशिएंट नहीं होती है, तो इसमें कुछ हिस्सा बच जाता है जो जल नहीं पाता है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक कार्बन। तो जब ये ब्लैक कार्बन वातावरण में आता है, इसका रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक वातावरण में रह सकता है। तो इससे क्या होता है,
ये हायर एलिवेशंस पे ट्रैवल कर जाता है। जब ये हायर एलिवेशंस पे ट्रैवल कर जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। अब देखें, जो व्हाइट सरफेस होता है, स्नो हमारी व्हाइट इन कलर होती है, तो जो व्हाइट कलर होता है वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस दिखाता है हमारे को सोलर रेडिएशन के लिए। तो शॉर्ट वेव आई, शॉर्ट वेव चल जाती है, तो कोई भी तापमान में वृद्धि नहीं होती है। अब ये क्या हुआ, ब्लैक कार्बन हमारा हायर एलिवेशंस में पहुंच चुका है, जहां पे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। अब ये क्या होगा, उन पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो जहां पर उसने वो रिफ्लेक्टेंस करनी थी, जिसको हम एल्बिडो भी बोलते हैं पर्यावरण की भाषा में, तो वो एल्बिडो इफेक्ट कम हो जाएगा, रिफ्लेक्टेंस की जगह अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करेगा और हमारे हायर एलिवेशंस पे तापमान में वृद्धि होगी। इसे हम बोलते हैं एलिवेशन डिपेंडेंट टेम्परेचर इंक्रीज। अब इसकी वजह से टेम्परेचर तो मेरा बढ़ ही रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो नदियों में पानी का भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। पानी का भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जैसे अभी हमने आपदा देखी थी, फ्लडिंग बहुत हो गई थी, तो कई इसके मल्टीपल इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। मैंने कहा हमारी वैलीज बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो वैलीज में आप सुबह के समय देखना, विंटर के समय क्या होता है, कई बार बहुत व्हाइट व्हाइट सी फॉग जमी होती है, जिसे हम फॉग कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे का जहां पर फॉग है वहां पर तापमान ठंडा है और ऊपरली क्षेत्र में उसके ऊपर में तापमान हमारा बढ़ा हुआ है, तो इसे भी हम एलिवेशन डिपेंडेंट हीटिंग बोलते हैं। दूसरा, आप जानते हैं, हम कई बार अखबारों में भी पढ़ते हैं कि हम अर्बन जंगल्स बना रहे हैं पहाड़ों में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो बिल्डिंग की एक्टिविटीज होती है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो ऐसा मटेरियल है जो सोलर रेडिएशंस को अब्जॉर्व करता है, बहुत ज्यादा अब्जॉर्व कर रहा है। तो जहां जहां पर ये बिल्डिंग्स होंगी वहां का तापमान दूसरे क्षेत्रों से, मतलब उसी में, जैसे मैं शिमला का बताऊं तो रिज पे जैसे बहुत ज्यादा अगर बिल्डिंग्स बन गई हैं, और अगर मैं बताऊं यहां पर हमारे पहाड़ हैं, पौधे हैं, तो रिज का तापमान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस रीजन। तो उसे हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स हमने बना दिए हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल ऐसा है जिसको अब्जॉर्व कर रहा है। तीसरा कारण, हम टूरिज्म इकोनॉमी भी हैं, जैसे आपको पता ही होगा बहुत टूरिस्ट आता है, समर के सीजन में भी आएगा, विंटर के सीजन में भी आएगा, गाड़ियां आएंगी, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज जो फिनोमिना मैंने आपको पीछे बताया था उसमें ये वृद्धि लेता है। इन कारणवश हिमाचल प्रदेश में हमने कई बार तापमान वृद्धि देखी है। और अगर मैं आपको बताऊं, हिमालय में विंटर के समय में ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन डेवलपमेंट और नेचुरल कॉजेज भी जो हमारे जो बढ़ते तापमान के लिए एक मुख्य कारण माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बढ़ता तापमान कृषि के क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। खासतौर पे जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, सब्जियों की और जो फ्रूट्स की खेती ज़्यादा की जाती है, तो ये सब्जियों और फ्रूट्स की खेती को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। हाँ जी, देखें क्या होता है, पहले ये समझते हैं कौन से तापमान है जो फसल को या क्रॉप को या प्लांट को इफेक्ट करते हैं। तो मुख्यतः वो 4 तरह के तापमान होते हैं। एक मैक्सिमम जो कि अधिकतम टेम्परेचर होता है, ये अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट का मतलब इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आएगा तो वो प्लांट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट देगा उसकी ग्रोथ पे। एक हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब ये लोअर थ्रेशोल्ड होती है। अगर इससे नीचे का कोई तापमान हम देखते हैं तो वो प्लांट पे नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा। तो हमारी जो सोइंग होती है भारतवर्ष में 2 सीजन्स में की जाती है, एक खरीफ में होती है, एक राबी में होती है। तो खरीफ के सीजन में जो टेम्परेचर रेंज मैक्सिमम मिनिमम की होती है वो ब्रॉड होती है, और जो राबी में होती है वो थोड़ी नैरो होती है। एक तापमान और होता है, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ये तापमान किसी भी पौधे को मिलता है तो उसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस उसमें मैक्सिमम होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल डिवीजन उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ये टेम्परेचर सभी क्रॉप्स के लिए अलग होता है। एक टेम्परेचर होता है हमारा बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अगर इसके नीचे कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो ना तो प्लांट में एक्टिविटी होगी, ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी होगी, मतलब प्लांट डॉर्मेंसी में चल जाएगा, मूर्छित अवस्था में वह पहुंच जाएगा। तो मुख्यतः ये 4 टेम्परेचर होते हैं और सभी क्रॉप्स के लिए अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। देखें, अच्छा, एक और आपको मैं इस बीच में बात बताता हूं कि कई बार तापमान और पौधे के बीच की इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि कितनी देर के लिए वो हायर टेम्परेचर में था, कितनी देर के लिए वो लोअर टेम्परेचर में था। इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का प्लांट की ग्रोथ पे। अब कई बार हम ये भी देखते हैं कि टेम्परेचर ग्रेजुअल राइज हो रहा है, कई बार हम ये भी देखते हैं वो कि एकदम से राइज कर रहा है। अगर तो टेम्परेचर ग्रेजुअल राइज कर रहा है तो प्लांट के पास एबिलिटी होती है कि वो अडेप्ट कर जाए, पर कई बार एक्सीलरेटेड अगर राइज कर रहा है, वो उसको इतना
टाइम नहीं मिल पाता है कि वो उसमें अडेप्ट कर पाए, और इस केस में एक्सिलरेटेड टेम्परेचर राइज में ज़्यादा इंजरी होती है। अब मैं उस अपनी बात पर आता हूँ कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा बहुत सारी ग्रोथ स्टेजेस के थ्रू निकलता है। आप बीज लगाएंगे, बीज जर्मिनेट करेगा, पत्तियां बनती हैं, पत्तियों के बाद फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेट और फिर फ्रूट मेच्योरिटी होती है। तो इन्हीं सब ग्रोथ स्टेजेस से पौधे को जाना होता है। अब उसको जब एक शिफ्ट से एक फिनोलॉजिकल स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना है, उसको कुछ हीट यूनिट्स एक्यूमुलेट करने होते हैं। अब ये हीट यूनिट्स किस पे एक्यूमुलेट डिपेंड करते हैं? ये तापमान पर करते हैं। अब मान लेते हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है और पौधे की स्टेज है फ्लावरिंग पे। अगर तापमान में वृद्धि है, पौधा फ्लावरिंग पे है, तो स्वाभाविक तौर पे जो उसने हीट यूनिट एक्यूमुलेट करे थे वो जल्दी जल्दी कर लिए हैं, तो वो अगली स्टेज में जल्दी पहुंच गया। मतलब वो एक स्ट्रेस कंडीशंस में पहुंचा। ना तो उसने फ्लावरिंग की स्टेज अच्छे से कवर करी, ना ही उसने अपनी फ्रूट स्टेज की अपनी स्टेज अच्छे से कंप्लीट करी। अब इससे क्या हुआ? देखें, अगर हो सकता था कि अगर वो ऑप्टिमम कंडीशंस में रहता, वो 20 दिन तक अपनी क्रॉप साइकिल चला लेता, बट अब उसमें हीट यूनिट का एक्यूमुलेशन जल्दी हो रहा है, तो मान सकते हैं कि वो जो क्रॉप साइकिल है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशंस में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो वो फील्ड में कम है, फील्ड में कम है तो न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, लाइट कम मिलेगी, पानी कम मिलेगा, उसकी हाइट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। उसकी हाइट कम हो जाएगी तो नोड्स कम बनेंगे, नोड्स कम बनेंगे तो बड कम आएंगे, बड और फिर ऑटोमेटिकली जितने भी उसके फीचर्स होंगे वो सब के सब कम हो जाएंगे। ओवरऑल इसका हमारा फर्क पड़ जाएगा ईल्ड पे। कई बार आप बाजार में जाते होंगे, आप देखते हैं टमाटर बहुत गोल आकार का आ रहा है, कई बार आप देखते हैं बड़ा छोटा आकार का आ रहा है। तो ये क्यों होता है? इसी कारण हो रहा है, जब हमारे ऑप्टिमम कंडीशंस में हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, टमाटर ग्रो कर रहा है, तुड़ान अच्छा हो रहा है, जो लास्ट का तुड़ान होता है वो छोटा छोटा बड़ा गोलीदार होता है, वो इन्हीं कारणवश वो होता है। कई बार आपने ये भी महसूस किया होगा, पिछले साल फरवरी में टेम्परेचर बढ़ गया था, तो कई पौधों में फ्लावरिंग बड़ी जल्दी आ गई, तो लोग बड़े परेशान हो गए। तो वो भी इसी वजह हुआ कि उसमें फ्लावरिंग जल्दी इसलिए आई क्योंकि उसने हीट यूनिट का एक्यूमुलेशन जल्दी कर लिया। दूसरा, हमारी जो एक पौधा होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। फोटोसिंथेसिस से मैं शुरू करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत बेसिक एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अब वो कहाँ होता है? वो पत्तियों पे होता है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरी हाथ एक पत्ती है, तो पत्ती के देखें कोनों पे मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट आती है वो कोनों पे पड़ती है। इन मीजोफिल सेल्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें एक होता है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन। इन थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में कुछ पिगमेंट्स होते हैं। अगर मैं नाम बताऊं, फोटोसिस्टम 2, ये बियॉन्ड द स्कोप है टॉपिक का, मैंने हल्का सा बता दिया समझने के लिए। तो फोटोसिस्टम 2 जो होता है ये लाइट को अब्जॉर्व करता है, फिर लाइट को अब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इससे होता क्या है? एक लाइट रिएक्शन हमारी शुरू हो जाती है। जब ये लाइट रिएक्शन होगी तो डार्क रिएक्शन होगी। ये दो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब मान लेता हूं कि मेरा तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया। कई रिसर्च, कई शोध ऐसी हुई है जहां पे इस फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को देखा गया और उसमें यह पाया कि जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया तो जो मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया। उसकी वजह से जो ये पिगमेंट्स थे ये अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाए और कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाई और फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई। फिर एक और एक्टिविटी होती है। देखें, जब बहुत ज्यादा कई बार आप देखते हैं तापमान बढ़ता है तो प्लांट्स मुरझा जाते हैं। वो क्यों होता है? एक हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी होता है तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों पे छोटे 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 दाने होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं, उससे पानी निकलता है हमारा। तो आप देखते हैं वहां से पानी निकलना शुरू होता है। ये एक रिस्पॉन्स होता है प्लांट का टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वो अब इसको कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्टोमेटा बंद होगा तो जो पत्ती का एरिया है वो छोटा हो जाएगा। आप देखते हैं पत्तियां कई बार आगे से मुड़नी शुरू हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। वो यही कारण है। पानी का लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटा बंद होना शुरू हो रहा है और इस वजह से वहां पर अब क्या हुआ? इससे क्या होता है? स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड भी आनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाता है। दूसरा, अब फोटोसिंथेसिस कहां होती है? सिर्फ हरी जगहों पे होंगी। हरी जगह कहां है? पत्तियों पे है। तो वो पत्तियां ही जब मुरझाने लग जाएंगी तो मेरा फोटोसिंथेसिस अपरेटस कम हो जाएगा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा मैं आपको बताता हूं और रिएक्शंस होती हैं। रेस्पिरेशन होती है। जब हमारा खाना बन जाता है ना पौधे में, उसके बाद जैसे हम भी खाना खाते हैं फिर हम ऑक्सीजन लेके उसे तोड़ते हैं। जैसे आपने आलू का पराठा खा लिया तो एनर्जी एकदम से नहीं आएगी, आप ब्रीथ करेंगे स्लोली स्लोली आती है। वैसा ही केस हमारे पौधों में भी होता है। उन्होंने जब बना लिया, ग्लूकोज बनाया, तो ग्लूकोज
ग्लूकोज फ्रक्टोस में जाता है। तो ये रिएक्शंस होती हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स करती हैं, हमारी बॉडी में भी है, उनकी बॉडी में भी होती है। तो ये एंजाइम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा निर्भर करती है टेम्परेचर पे, और ये भी पाया गया है जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाता है, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को वो हैम्पर कर देता है, और हमारी जो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा, सेल बन नहीं पाएगा, और पौधा कहीं ना कहीं मर भी सकता है। एक और होता है हार्मोन्स, आपकी बॉडी में भी है, हमारी भी, और पौधों में भी होता है। तो क्या होता है, ये स्टेबलाइज करते हैं हमारी, और ये एक इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, एक मात्रा में होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। प्लांट्स की मैं हार्मोन की बात करूं, उसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ग्रोथ रेगुलेटिंग होते हैं और एक ग्रोथ रिटार्डिंग होते हैं। जो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो मेरा जिबलिन होता है, साइटोकिन होता है, और एक और होता है एब्सिकिस होता है। तो ये जो 3 हार्मोन्स होते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस में रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो इनकी जो संख्या बढ़ती है, रिएक्शंस अच्छी होती हैं, सेल डिवीजन भी मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर तापमान मान लो 35-40 बहुत हार्मफुल होता है, इससे ऊपर पहुंच जाए तो इन जो ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। वो 2 हैं, एब्सिकिक एसिड और इथाइलिन। जब ये निकलता है तो हमारी कई बार आप देखते हैं कि अर्ली मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, फ्रूट सेट होता है वो निकल जाता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से होता है कि तापमान बढ़ गया है, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स आ गए हैं और वो मर रहे हैं। वासु जी, अक्सर हम देखते हैं कि बढ़ते तापमान की वजह से न केवल पौधों की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ बढ़ते तापमान के कारण हमने देखा है कि जो तरह तरह के जो कीट पतंगे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो वो किस तरह से हमारी फसलों को और कृषि को प्रभावित करें? जी देखिए, अगर आपने थोड़ा अखबार के मैं पन्ने पलटता हूँ, पिछले साल चलते हैं 2023 में असम की एक न्यूज़ थी कि 28,000 हेक्टेयर पैडी की फील्ड, वहाँ पर एक कीट आता है, उसे हम आर्मी वॉर्म बोलते हैं, उसने खराब कर दी। 15 जिलों में उसका प्रकोप देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि पहली बार आया था, 2016 में भी आया था। फिर जब वैज्ञानिकों ने शोध किया, वहाँ पाया कि ये जो तापमान बढ़ा और उसके साथ जब ड्राई कंडीशंस बनी तो उसने अपना जो एरिया था वो एक्सपैंड कर दिया। तो शोधकर्ताओं ने ये पाया हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर इनका जो एरिया होता है कीट का, ये 200 किलोमीटर नॉर्थवर्ड बढ़ जाता है और अल्टीट्यूड वाइज 20 किलोमीटर हो जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में आ जाती है। तो जब पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो ये इन पे अटैक करती है, अपनी नाइट्रोजन कीट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए उन पे अटैक करती हैं। तो इसकी वजह से भी एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टेम्परेचर की वजह से भी आ जाती है। दूसरा मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे टमाटर में एक बड़ा मुख्य रोग होता है बकाई रॉट का। टमाटर का एक जैसे वो होता है, जब मेच्योर होना शुरू होता है, अभी हरा ही होता है, उसमें लालीपन नहीं आता है, उसमें काला धब्बा अपीयर होता है, उसे हम बकाई रॉट बोलते हैं। तो वो कब होता है? जब उसको मॉइस्चर इनफ चाहिए होता है और तापमान। इस बार जब मैं शोध कर रहा था अपनी रिसर्च में तो मुझे पता चला कि ये तो तापमान आना मानसून में चाहिए था पर पहले आ गया। वो इसीलिए हुआ कि मेरा तापमान बढ़ गया था और वहां पे ह्यूमिडिटी भी आ गई थी, इस कारणवश वो आ गया। तो इनका प्रभाव टेम्परेचर की वजह से उनका एरिया बढ़ जाता है, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं, पोलर एरियाज में मूव करते हैं, लाइफ साइकिल कम हो जाता है, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाता है, और एक और होता है इनको खाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो इनकी संख्या अपने आप बढ़ जाती है। वासु जी, हमारे पास थोड़ा समय कम है, मैं चाहूँगा कि 2 शब्दों में जो बढ़ता तापमान है इसकी समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके बारे में थोड़ा बिल्कुल मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर आपको पता चल रहा है, हमारा शॉर्ट वेव फोरकास्ट भी होता है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी होता है, और इसमें हमें पता लग जाता है कि तापमान कब बढ़ेगा, तो हम अपना जो सोइंग विंडो है, ट्रांसप्लांटिंग विंडो है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद राइजिंग टेम्परेचर्स। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारी हमारी कुछ वेराइटीज़ डेवलप करी हैं जो हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ हैं, किसान भाई, किसान बंधु, बागवान बंधु उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो एडवाइजरीज हर यूनिवर्सिटी लेके आती हैं उनको वो इनकॉर्पोरेट करके इनका जो प्रभाव है उनको रोक सकती हैं। और मैं बताता हूं कि हमें अपना जो बहुत सारी ऐप्स भी हैं आजकल, अब डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, मेघदूत ऐप है, जो ये फोरकास्ट है, एडवाइजरीज एक जगह पे किसान भाई बंधुओं को मिल जाती हैं, तो उनको उनके साथ टच में रहना चाहिए, अपने सोइंग विंडो को एडजस्ट करना चाहिए। इसको करके हम निश्चित तौर से अपना प्रभाव को कम कर सकते हैं। और साथ ही जो आपका विभाग है
जहाँ से आप अपने शोध कर रहे हैं वो किस तरह से कार्य कर रहा है किसान जी, भाई? अगर मैं आपको अपना ही बताऊं तो जब मैं एमएससी में था तो मैंने टमाटर का बढ़ते तापमान का प्रभाव टमाटर पे देखा था। तो हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ ले रहा है, ये फसल प्रोजेक्ट था, उसके तहत हमने बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ ली थी जिसमें हमने ऐसा पाया कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे हमारे फसल पौधों पर हो रहा है। मैंने खुद टमाटर पर देखा था। हिमसोना, सोलन लालिमा मैंने कल्टीवार लगाए थे, 3 डेट ऑफ सोइंग थी। मैंने 10 मार्च को और एक 25 मार्च को, एक 9 अप्रैल को लगाया था। और मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब हम टमाटर हमने 10 मार्च को लगाया था तो सबसे ज़्यादा उसे अच्छी कंडीशंस मिली, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला और पैदावार भी सबसे ज़्यादा मिली। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप जब टमाटर की अब खेती शुरू भी होने वाली है तो अपना टमाटर इस हफ्ते यानी कि अगले हफ्ते तक तो लगा ही दें, जो मध्यवीय क्षेत्र हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, तब आपको बेहतर पैदावार मिल जाएगी। जी, अगर वासु जी, मैं एक हमारे अक्सर मन में सवाल भी ये रहता है कि अगर हमने इस समस्या को समय रहते हुए नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में ये किस तरह से हमारे पृथ्वी और कृषि के लिए किस तरह से हानिकारक? जी बिल्कुल, हाँ ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। हमें ग्लोबल वार्मिंग को हमें भी और किसान भाइयों को भी स्टडी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज़ ही हैं जो इन एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट कर रही हैं। तो हमारे को अगर हम रोकथाम नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा, हमारे को ही गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। आपने बॉम्बे में खबर पड़ी होगी कि एक पंडाल में बहुत सारे लोग मर गए, हीट वेव चल रही थी, वहाँ पर सांस लेने की कमी हो गई थी। तो ऐसी हीट वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ना केवल ये कृषि के लिए तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्टिविटीज नहीं आएंगी, तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा और हमारे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए, साइकिल्स यूज करनी चाहिए, जिस वजह से हम अपना इसको वासु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी जानकारियाँ दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।